Hello, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. Student, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सॉल्यूशन चैप्टर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप सभी ने सारे वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन सॉल्यूशन चैप्टर देख लिए होंगे। अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू सॉल्यूशन चैप्टर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में। करेक्ट है? क्लियर? सो आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन को। करेक्ट? आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 100.1 डिग्री सेल्सियस, latent heat of fusion and latent heat of vaporization of water is 80 calorie per gram and 540 calorie per gram respectively. Calculate the freezing point of the solution. करेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन है जो अननोन है। करेक्ट है, मतलब कि सब्सटेंस का गिवन नहीं है, हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है और हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन का डाटा गिवन है। करेक्ट है, तो आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? आई इंटू के बी इंटू एम, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था आई इंटू के एफ इंटू एम। सब्सटेंस अननोन है स्टूडेंट, तो आई कितना एज्यूम करेंगे? 1। दोनों की मोलैलिटी स्टूडेंट क्या है? सेम है। करेक्ट है, आप अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप सेम मेंशन कर लीजिएगा कि मतलब सेम सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं और सेम सॉल्यूशन का हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब मोलैलिटी क्या होगा? सेम होगा। करेक्ट है, और आई कितना है? 1 है। सो दिस मीन डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ का जो रेशियो आएगा वो के बी अपॉन क्या आएगा? के एफ। करेक्ट, के बी का फॉर्मूला स्टूडेंट हमें पता है क्या था? आर टी बी स्क्वायर एम इंटू 1000 एल वी, और के एफ का फॉर्मूला था आर टी एफ स्क्वायर एम अपॉन 1000 इंटू एल एफ। करेक्ट, सो स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा? के बी अपॉन के एफ होगा डेल टी बी का स्क्वायर इंटू एल एफ अपॉन डेल्टा टी एफ का स्क्वायर अपॉन एल वी। करेक्ट स्टूडेंट, हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहें वाटर का पता होता है। करेक्ट है, और एल एफ और एल वी भी गिवन है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में स्टूडेंट हमेशा रीयूज़ करना है, तो 373 का होल स्क्वायर इंटू 80 अपॉन 273 का होल स्क्वायर अपॉन 540। करेक्ट है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कितना है? 100.1, दैट इज टी डैश बी कितना गिवन है स्टूडेंट? 100.1 डिग्री सेल्सियस, और टी बी कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो डेल्टा टी बी आएगा वो कितना आएगा? 0.1 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ। सो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी एफ की जो वैल्यू आएगी डेल्टा टी एफ की वो आएगी 0.366। करेक्ट है, और डेल्टा टी एफ क्या है स्टूडेंट? डेल्टा टी एफ होता है टी एफ माइनस टी डैश एफ। टी एफ वाटर का अगर हम कहें 0 डिग्री सेल्सियस तो माइनस टी डैश एफ इज इक्वल टू कितना होगा? 0.366। तो टी डैश एफ की वैल्यू कितनी आएगी? -0.366। करेक्ट, तो प्लीज़ यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, मैं भूल गया लिखना, तो आप इसको माइनस यूज़ करिएगा यहाँ पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सॉल्यूशन का? -0.366 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछता है स्टूडेंट, तो हम आंसर केल्विन में कर सकते थे, तो यहाँ पे हम क्या लेते, क्या कंसिडर करते? 273 केल्विन। करेक्ट है ना? आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ 1 प्रोपेनॉल इज 10 torr at 14.7 degree Celsius. Calculate its vapor pressure at 52.8 degree Celsius if delta H of vaporization of propanol is 47.2. करेक्ट स्टूडेंट, हमें P1 गिवन है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर एट T1 टेम्परेचर गिवन है, P2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 गिवन है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? क्लैसियस क्लेपरॉन इक्वेशन। करेक्ट है, सो वो क्या इक्वेशन थी स्टूडेंट? log P2 बाई P1 अपॉन log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 इंटू आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट। डेल्टा एच वेपोराइजेशन किलो जूल में गिवन है, तो कन्वर्ट इनटू जूल। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
47.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314। क्यों हमने जूल में कन्वर्ट किया? क्योंकि जो आर की वैल्यू होती है स्टूडेंट 8.314, उसकी यूनिट क्या होती है? जूल में। इसका मतलब आपको डेल्टा एच जो प्राइस है ना, उसकी यूनिट भी आपको किस में लेना पड़ेगा? जूल में। इसीलिए मैंने 47.2 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, करेक्ट। और टेम्परेचर हमने किस में रखना है यहाँ पे? केल्विन में। सो मैंने 14.7 और 52.8 को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट और एंटी लॉग लेंगे, करेक्ट है, सो आप प्रेशर कितना आएगा? P2 कितना आएगा? 100.2 टॉर, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, for an ideal binary solution with P naught A greater than P naught B with relation between XA, that is mole fraction of component A in liquid phase, and YA is mole fraction of component A in vapor phase, correct। so student क्या है, हमें इन एक्सप्रेशन में राइट एक्सप्रेशन चूज करना है। अगर क्या गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? P naught A ग्रेटर देन P naught B है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है। A कंपोनेंट क्या है? मोर वोलेटाइल है, करेक्ट है। तो हमें रिलेशन बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है बिटवीन एक्स ए एंड वाई ए। एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं पहले इसको जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस करना हूँ, उसके बाद फिर हम इसका आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा, करेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप ध्यान से समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। लेट सपोज स्टूडेंट मैंने एज्यूम किया है कि हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी का, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन है स्टूडेंट। ए के मोल्स मैंने इतने एज्यूम किए 2 और बी के कितने एज्यूम किए? 3, करेक्ट है। और पी नॉट ए मैंने 200 mm एज्यूम किया है और पी नॉट बी 100 एज्यूम किया है, करेक्ट है ना, क्योंकि पी नॉट ए ग्रेटर देन है पी नॉट बी से। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने 3 बीकर्स बना रखे हैं। फर्स्ट बीकर में मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले रखा है, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें ए के कितने मोल्स हैं? 2 और बी के कितने हैं? 3 मोल्स हैं। अब स्टूडेंट जब आप इसको हीट करेंगे तो वेपर्स बनेंगे, करेक्ट है। अब हम वेपर्स को क्या कर रहे हैं? कंडेंस कर रहे हैं। अगर आपको याद है जब हमने वेपर फेज का वो कैलकुलेट किया था, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया था और इसको कंडेंस किया था। तो यहाँ पे मैंने वो कंडेंसर दिखा नहीं रखा है, सिंपल बीकर दिखा रखा है। तो हमने वेपर क्या करा है? यहाँ पे कंडेंस कर लिए, करेक्ट है। सो दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी, करेक्ट है। और हमने अगर कंडेंस कर लिया तो अगर आपको याद है मैंने बताया था कंडेंसेशन में मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब जितना सारा का सारा ये लिक्विड मिक्सचर है वही आप कंप्लीट क्या कर रहे हैं? कंडेंस कर रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे ए की कंपोजिशन वेपर फेज में होगी वही ए की कंपोजिशन यहाँ लिक्विड फेज में होगी, और जो वाई बी की कंपोजिशन वेपर फेज में होगी वही बी की कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगी, करेक्ट है। दिस मीन्स स्टूडेंट क्या होगा? वाई ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? एक्स ए डैश, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट एक्स ए के बराबर, एक्स ए डैश के बराबर, और जो वाई बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स बी डैश के बराबर, करेक्ट है ना, क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडेंसेट। क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडेंसेट। अब स्टूडेंट क्या होगा? अब हम फिर से हीट कर रहे हैं, अगर हम दोबारा हीट करते हैं तो फिर से वेपर्स बनेंगे, और वेपर को अगेन हम कंडेंस कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? सेकंड कंडेंसेट। क्या बनेगा? सेकंड कंडेंसेट। यहाँ पे वेपर फेज की कंपोजिशन क्या है? वाई ए डैश और वाई बी डैश, करेक्ट है ना, क्योंकि बॉइलिंग से कंपोजिशन चेंज होगी। तो पहले वाले में वाई ए वाई बी था, अब क्या हो जाएगा? वाई ए डैश वाई बी डैश। लेकिन जब आप इसको कंडेंस करेंगे, करेक्ट है, तो यहाँ की जो वेपर फेज की कंपोजिशन होगी और यहाँ की जो लिक्विड फेज की कंपोजिशन होगी वो क्या होगा? सेम होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वाई ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए डबल डैश और वाई बी डैश इज इक्वल टू एक्स बी डबल डैश के बराबर होगा, करेक्ट है ना, क्लियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, राइट। स्टूडेंट देखिए, मैंने पहले क्या हम मोल फ्रैक्शन निकालें एक्स से, दैट इज़ 2/5, दैट इज़ 0.4, और एक्स बी कितना? 3/5, 0.6। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वाई ए कैलकुलेट करना आता है स्टूडेंट आपको, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वाई कितना मिलेगा? 0.57, 1 से माइनस करेंगे तो वाई बी कितना मिलेगा?
1.43, करेक्ट। और मैंने अभी बताया था स्टूडेंट वाई ए एक्स ए डैश के बराबर होगा और वाई बी किसके बराबर होगा, एक्स बी डैश के बराबर, करेक्ट है। व्हाट इज एक्स ए डैश, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन फर्स्ट कंडेंसेट लिक्विड फेज, एंड एक्स बी डैश इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन फर्स्ट कंडेंसेट, करेक्ट। अब स्टूडेंट हम फिर से इसको हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाई ए डैश और वाई बी डैश, मतलब वेपर फेज की कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट, है ना। फर्स्ट कंडेंसेट के जो वेपर बनेंगे उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसको क्या बोल रहे हैं, वाई ए डैश और वाई बी डैश। सो वाई ए डैश अगेन फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसको, पी ए नॉट इंटू एक्स ए डैश अपॉन पी ए नॉट एक्स ए डैश और पी नॉट बी एक्स बी डैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोजिशन लिक्विड फेज की वो क्या है, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश। तो स्टूडेंट हमें एक्स ए डैश और एक्स बी डैश पता है, पी ए नॉट तो और पी नॉट भी हमने अज्यूम किया था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको वाई डैश मिलेगा 0.73 और वाई बी डैश कितना मिलेगा, 0.27, करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स वाई ए डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एक्स ए डैश के बराबर, एक्स ए डबल डैश के बराबर, और जो वाई बी डैश होगा वो एक्स बी डबल डैश के बराबर होगा, करेक्ट है ना। क्लियर है, जो मैंने पहले बताया था। और एक्स ए डबल डैश क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सेकंड कंडेंसेट, और एक्स बी डबल डैश है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सेकंड कंडेंसेट, करेक्ट है ना। अब अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक्स ए कितना था 0.4, एक्स ए डैश कितना था 0.57 और एक्स ए डैश, और एक्स ए डबल डैश कितना है 0.73। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम नंबर ऑफ स्टेजेस डिस्टिलेशन की इंक्रीज करते हैं तो हमें कंपोजिशन ऑफ क्या, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का कंपोजिशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब उसकी कंसेंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, करेक्ट है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे हमने डिस्टिलेशन 2 स्टेज में किया, ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है, और यहाँ पे जब हम आए तो कितना परसेंट, कितना मोल फ्रैक्शन मिला, 0.3। इसका मतलब अगर हम इस स्टेज को और 3-4 टाइम्स और भी नंबर ऑफ स्टेजेस में इंक्रीज करें, इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्स ए यो ट्रिपल डैश या 444 डैश को भी होगा, एक टाइम पे सिर्फ क्या होगा, हमें एक्स ए कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब तब डिस्टिलेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म ऑफ क्या मिल गया, एक्स ए, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ क्या मिल गया, लिक्विड ए, और क्या बन जाएगा, लिक्विड बी। मतलब एक जब आप नंबर ऑफ स्टेजेस को रिपीट करेंगे डिस्टिलेशन को, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी मिल जाएगा, करेक्ट है। उस स्टेज पे आप डिस्टिलेशन को रोक देंगे, क्योंकि हमारा काम था दोनों को सेपरेट करना, और अब हम उस स्टेज पे सेपरेट कर चुके हैं। लेट सपोज हम इसको 2-3 टाइम्स और रिपीट करते, तो क्या पता हमें जो कंडेंसेट, कोई एक कंडेंसेट ऐसा आता है जहाँ पे ए की कंपोजिशन कितनी मिलती, 1, तो वही हमारा फाइनल स्टेज होता। अब हम उसको यहाँ पे रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, कितने नंबर ऑफ स्टेजेस में आपको मोल फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बट ये हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आप बीटेक करेंगे वहाँ पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जब आप डिस्टिलेशन कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आप इसको कम्प्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम क्या आता है क्वेश्चन जो आपके लेवल पे है, वो मैक्सिमम क्या पूछ सकता है आपको, सेकंड कंडेंसेट की कंपोजिशन पूछ सकता है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ पे वही कंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए आप, एक्स ए डबल डैश ग्रेटर देन एक्स ए डैश ग्रेटर देन एक्स ए, करेक्ट है, मीन्स the concentration of more volatile component will increases with increase in number of stages of distillation। more volatile component का concentration बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप स्टेजेस इंक्रीज करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी मिल जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। और अगर आपको प्योर चाहिए तो आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको मोल फ्रैक्शन 1 ना मिल जाए, करेक्ट है ना, ए कंपोनेंट का, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, वाई ए कितना कैलकुलेट किया था हमने 0.57 और वाई बी कितना किया था 0.43। तो अगर हम वाई ए और वाई बी को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1.32, और एक्स ए और एक्स बी को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.66। तो आप देख सकते हैं वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन क्या है, एक्स ए अपॉन एक्स बी, करेक्ट। तो इसका मतलब स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या है, सी, वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन
एक्स ए अपॉन एक्स बी। स्टूडेंट ये पिछले साल ही जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। करेक्ट है। तो वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन क्या है, एक्स ए अपॉन एक्स बी। करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन सी है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे गलत किया, वो लिखा हुआ है बी ऑप्शन करेक्ट मार्क किया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है, सी। कितना है, सी। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following represent correctly the change in thermodynamic properties during the formation of 1 mole of an ideal solution। तो 1 मोल हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कमेंट करना है कि वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट है, विथ मोल फ्रैक्शन। करेक्ट है ना, क्या है, विथ मोल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग और टी डेल्टा एस मिक्सिंग। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट अगर आप देखिए हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है सभी, अगर हम देखें यहाँ पे पहली बात इसको चेक करते हैं। अगर सभी ऑप्शन में यहाँ पे देखें, वाई एक्सिस पे तो एनर्जी है पर मोल, जूल पर केल्विन, और एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन। करेक्ट है ना। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 0 है, कि यहाँ पे कितना 1, और मिडल पे कितना होगा 0.5। करेक्ट। अब स्टूडेंट अगर आपको याद है आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था, 0। स्टूडेंट अब ये भी एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, ये कितना है, 0 है। तो आप प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 0 है। करेक्ट है। तो अगर आप, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आइडियल सॉल्यूशन था उसका डेल्टा एच मिक्सिंग कितना आया था स्टूडेंट, 0, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, तो इसका मतलब डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा वो 0 होगा। अब आप देखिए किस ग्राफ में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव आ रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव दिखा रखा है, ये भी इनकरेक्ट है। अब अगर ऑप्शन बी से कहें स्टूडेंट, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0, और सी ऑप्शन में भी डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है। इसका मतलब हमारा बी सी में से करेक्ट आंसर हो सकता है। करेक्ट है। तो इसका मतलब हमने इसको ए और ऑप्शन डी को डिस्कार्ड कर दिया, तो राइट आंसर हमारा हो सकता है या तो बी या तो सी। अब स्टूडेंट अगर हम कमेंट करते हैं किसका, डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में और डेल्टा एस मिक्सिंग के बारे में। अगर आपको याद है स्टूडेंट, जब हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे थे या कोई सा भी सॉल्यूशन बनता है आइडियल या नॉन आइडियल, डेल्टा जी तो हमेशा नेगेटिव रहता है और डेल्टा एच क्या रहता है, डेल्टा एस क्या रहता है, पॉजिटिव। तो अगर आप देखिए ग्राफ में, यहाँ पे इस वाले ग्राफ में डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे उल्टा गिवन है स्टूडेंट, डेल्टा जी पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, सी। क्या है, सी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आप ऐसा भी पूछ सकते हैं, या आप ऐसे भी दिमाग में आ सकता है कि सर जब मोल फ्रैक्शन हाफ हो गया, यहाँ 0.5 हो गया, तो डेल्टा जी इंक्रीज क्यों करने लगा और डेल्टा एस डिक्रीज क्यों करने लगा। ऐसा क्यों हुआ, जब मोल फ्रैक्शन 50% हो गया, ठीक है, कंपोजिशन जब 50% हो गया, तब डेल्टा जी इंक्रीज करने लगे और डेल्टा एस डिक्रीज करने लगा। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट, अगर आप देखिए जब सिर्फ प्योर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर प्योर लिक्विड ए था, करेक्ट है ना, तो सारे मॉलिक्यूल किसके थे, ए के थे। अब अगर आपने बी ऐड कर दिया, क्या आपने ऐड किया बी, तो इसका मतलब जब धीरे धीरे बी ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, बी के मॉलिक्यूल भी अब आते आते जा रहे होंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या करेगा, डिक्रीज, और मोल फ्रैक्शन बी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है, 1। तो अगर आप बी ऐड कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ए का डिक्रीज करेगा और मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये दोनों 50-50% हो जाएगा, मतलब जब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.5, तो उस टाइम पे क्या होगा, 50% डॉट आपको क्या दिखाई देंगे, रेड कलर के, और 50% डॉट आपको किसके दिखाई देंगे, ब्लू कलर के। मतलब इसका मतलब स्टूडेंट मैं ये कहूँ कि हर जो दूसरा पार्टिकल होगा या तो बी होगा या ए होगा। करेक्ट है। अब आप जब 50% से ज़्यादा आप बी ऐड करना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो बी होगा वो अब और फर्दर डिस्पर्स इतनी आसानी से नहीं करेगा, क्योंकि हर दूसरा पार्टिकल क्या होगा, बी का आ जाएगा। इसका मतलब अब बी में डिस्पर्जन नहीं होगा, अब कोलिजन शुरू हो जाएगा उसके बीच में। इसका मतलब अब क्या होगा, 0.5 मोल फ्रैक्शन के बाद या 50%
जब दोनों की कंपोजिशन होगी उसके बाद जब आप ऐड करेंगे फर्दर तो क्या होगा, डिस्पर्जन नहीं होगा, डिस्पर्जन ना होके क्या हो सकेगा, कोलिजन शुरू हो जाएगा। करेक्ट है। तो अगर एनर्जी क्या करेगा, मॉलिक्यूल डिस्पर्ज नहीं करता है तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या करेगी, कम होना शुरू कर देगा। करेक्ट है ना, क्योंकि जब डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी होता है या डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल होता है तो एंट्रोपी क्या करती है, बढ़ती है। यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं होगा, 50% के बाद क्या शुरू हो जाएगा, कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। डिस्पर्ज नहीं करेगा, कोलाइड करना शुरू कर देगा। तो एनर्जी अब डिस्पर्ज नहीं करेगी, इसका मतलब एंट्रोपी क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सॉरी, एंट्रोपी डिक्रीज करने लगेगी। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज करेगी तो डेल्टा जी क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा, मतलब बढ़ने लगेगा। करेक्ट है। सो यही इसलिए यहाँ पे क्या है, 50% के बाद अगर आप देख सकते हैं एंट्रोपी क्या कर स्टूडेंट, डिक्रीज कर रही है। और क्या होगा, और डेल्टा जी क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा है। करेक्ट है ना, क्योंकि 50% के बाद स्टूडेंट हर ए और बी, हर दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है। तो हर दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ए या बी का होगा। इसका मतलब जब फर्दर आप ए या बी डालेंगे तो अब वो मॉलिक्यूल में कोलिजन ज़्यादा होगा, ना कि क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। अगर कोलिजन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी क्या करने की, अब कम, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी पहले के हिसाब से। करेक्ट है। बट रहेगी स्टूडेंट पॉजिटिव ही, रहेगी पॉजिटिव ही। और डेल्टा जी भी क्या रहेगा, थ्रू आउट नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बना, मतलब सॉल्यूशन में हमेशा जब प्रिपेयर होता है एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर क्या स्टूडेंट, सी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम at 1 bar and constant temperature. If the temperature of the system is start raising at 1 bar, if two phase are still present, then how do methanol mole fraction changes in both phase? मतलब क्या है, हमें मिथेनॉल इथेनॉल का मिक्सचर है जो कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर अगर बढ़ाना शुरू करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे वेरी करेगा इन लिक्विड फेज और वेपर फेज, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें वो बताना है, या ट्रेंड बताना है हमें। ठीक है, कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। करेक्ट है। एक्सएम स्टूडेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन लिक्विड फेज। वाई एम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। करेक्ट है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट। करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो रॉन्ग आंसर करते हैं। करेक्ट है, क्यों करते हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। करेक्ट है। सो आइए देखिए, लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर है। मिथेनॉल स्टूडेंट क्या, मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मतलब मिथेनॉल क्या होगा, मिथेनॉल मोर वॉलेटाइल होगा। करेक्ट है। अगर मोर वॉलेटाइल है तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेट्स सपोज मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 72 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज 78 डिग्री सेल्सियस है। अब ये लिक्विड मिक्सचर है स्टूडेंट। अब आप समझिए कि अब हमने क्या करा, लेट्स सपोज 25 डिग्री पे थे हम, आपने धीरे धीरे इसको हीट करना शुरू किया। तो जब हीट करना शुरू करेंगे तो मुझे बताइए आप, वेपर्स सबसे पहले किसके बनेंगे, मिथेनॉल के कि इथेनॉल के। जो मोर वोलेटाइल है उसके वेपर्स सबसे पहले बनेंगे, तो किसके बनेंगे, मिथेनॉल के। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपको वेपर्स में 100% क्या मिल रहा होगा, मिथेनॉल। इसका मतलब अगर 100% मिथेनॉल मिल रहा होगा तो वाई एम की वैल्यू कितनी होगी, 1। करेक्ट। अब आप जब टेम्परेचर और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इथेनॉल भी वेपराइज करने लगेगा। इसका मतलब अब इथेनॉल के भी वेपर्स आपको किसमें, इथेनॉल के भी वेपर्स अब आपको मिलने लगेंगे। तो अगर इथेनॉल के वेपर्स ही मिलने लगेंगे, इसका मतलब वहाँ पे अब मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का भी आ चुका होगा। अब हमें पता है वाई एम और वाई ई का सम कितना होगा, 1 हमेशा। तो इसका मतलब अगर वाई ई वहाँ पे आ गया है तो इसका और दोनों का सम 1 होगा। वो तभी होगा जब वाई एम क्या करने लगेगा, कम होने लगेगा, और वाई ई धीरे धीरे क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मिथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन होगा इन वेपर फेस वो कम होने लगेगा। करेक्ट है ना, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद इथेनॉल भी वेपर बनाने लगेगा तो इथेनॉल्स के भी वेपर आने लगेंगे और दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 होगा। 1 तभी होगा जब वाई एम क्या होने लगेगा, कम।
तभी आपके पास क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किस में, लिक्विड फेज की बात करते हैं। जब आप लिक्विड फेज में हीट करेंगे लिक्विड फेज को, तो वेपर सबसे पहले किसके बन रहे थे, मिथेनॉल के। इसका मतलब मिथेनॉल ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा था किस में, लिक्विड से किस में, वेपर में। इसका मतलब मिथेनॉल के मोल्स लिक्विड फेज में कम होने लगेंगे जल्दी। तो जब कम होगा इसका मतलब क्या होगा, मोल्स अगर मिथेनॉल के कम हो रहे लिक्विड फेज में तो उसका मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज करने लगेगा। करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड फेज में भी मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज दोनों ही कम होने लग जाता है। करेक्ट है। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, सी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज भी डिक्रीज करेगा, मतलब एक्सएम भी डिक्रीज करेगा और वाईएम भी डिक्रीज करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉलिड HgI2 is added in 1 liter aqueous solution containing 0.1 mole of Ki. Which of the following graph does represent the variation of freezing point of a resultant solution with amount of HgI2? करेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे 4 ग्राफ दे रखे हैं। यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट TF है और एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ HgI2 है। करेक्ट है, ग्राफ है। अब आइए इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जब आपके पास है क्या, KI सॉल्यूशन है, KI में हम सॉलिड HgI2 ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट जब आप सॉलिड HgI2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होती है, मैंने नीचे लिखी हुई है यहाँ बॉटम पे, क्या रिएक्शन होगी, 2KI बैलेंस लिखी हुई है, 2KI प्लस HgI2 गिव्स K2HgI4। करेक्ट है, ये रिएक्शन होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में हमारे पास KI था, तो KI के कितने मोल्स, अगर 1 मोल से KI के कितने मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे होंगे, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ KI से कितने मिल रहे होंगे, 4 मोल्स। करेक्ट है ना, करेक्ट। और जब ये प्रोडक्ट बना K2HgI4, उससे कितने मोल्स ऑफ आयन मिल रहे होंगे, K के कितने, 2 और HgI4 का 1, क्योंकि वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब हमें कितने मोल्स मिलेंगे, 3। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो 4 से कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा। करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ने लगेगा, ना कि क्या होगा, कम होगा। करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा, एलिवेशन हो जाएगा, ना कि डिप्रेशन होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर आप ग्राफ देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो A राइट हो सकता है या क्या, B राइट हो सकता है। अब देखिए A और B में कौन सा राइट है स्टूडेंट। अगर आप ये रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन लिखी हुई हमने, KI के कितने मोल्स गिवन है, 0.1, 1 लीटर सॉल्यूशन है स्टूडेंट, तो मोल्स कितने होंगे, 0.1 ही होंगे। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 मोल्स के लिए HgI2 कितने मोल्स चाहिए, 1 मोल। तो 0.1 के लिए कितना चाहिए, हाफ मोल्स। तो 0.1 का हाफ कितना हुआ, 0.05 मोल्स। इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ KI के लिए कितने मोल्स ऑफ HgI2 की ज़रूरत है, 0.05। इसका मतलब जब HgI2 के धीरे धीरे आप मोल्स आप ऐड कर रहे हैं HgI2, तो एक टाइम पे जब सॉल्यूशन में 0.05 मोल्स HgI2 के हो चुके होंगे, उस समय रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। इसका मतलब अब सॉल्यूशन के अंदर KI नहीं मिलेगा। करेक्ट है, सिर्फ क्या मिलेगा, K2HgI4। अब अगर आप सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या है, K2HgI4 है स्टूडेंट, अब K2HgI4 है और फर्दर आप HgI2 ऐड कर रहे हैं जो कि सॉलिड है। अब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और सॉलिड क्या होता है, सॉलिड नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और प्रेसिपिटेट हमें पता है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है, तो जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब 0.05 मोल्स के बाद HgI2 के बाद अब फ्रीजिंग पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी। क्या है, बी। धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 0.05 के बाद क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 2 लीटर ऑफ 1 मोलर Hg2 प्लस इज मिक्सड विथ 3 लीटर 2 मोलर I माइनस एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट पाई। करेक्ट स्टूडेंट, अगर आपको याद है ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने सम स्पेशल केसेस कराए थे, ठीक है, और मैंने वहाँ पे 3 केसेस लिखे थे, मेंशन किए थे। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ वो, राइट, ये देखिए क्लियर। पहला केस था सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 1 सॉल्यूट, सेकंड था इफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, थर्ड था 2 और मोर देन 2 रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, देन हाउ टू कैलकुलेट पाई। तो इस क्वेश्चन में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 सॉल्यूशन है और दोनों रिएक्टिंग है। तो अगर आपको याद है मैंने कैसे बताया था कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन को कम्प्लीटली बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितने मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। अगर वो हमें पता चल जाएगा तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट है ना। तो वो ये जो क्वेश्चन जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किस पे बेसिस है, थर्ड केस पे बेस है, राइट। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट सॉल्यू Hg2 प्लस रिएक्ट विथ किससे, 4I माइनस गिव Hgi4 2 माइनस, मैंने बैलेंस किया हुआ स्टूडेंट। तो 2 इंटू 1 m इंटू वी क्या होता है स्टूडेंट, मोल्स। तो 2 इंटू 1 कितने, Hg के कितने मोल्स हैं 2, और I माइनस के कितने हैं 3 2 जा 6 मोल्स। तो आप कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे, डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड बाय क्या करेंगे 4 से। करेक्ट। तो हमें छोटी वैल्यू किसकी मिलेगी, स्मॉलर वैल्यू, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू कितनी 1.5। इसका मतलब I माइनस तो LR है, I माइनस LR है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा Hg2 प्लस और Hgi4 2 माइनस। कितना बचा रहेगा स्टूडेंट, आप स्टाइकोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके हाफ मोल्स बचे रहेंगे, इसके कितने बनेंगे 3/2 मोल्स। करेक्ट है। इसका मतलब जो Hg2 प्लस है उसका N1 कितना है 1/2 और Hgi4 का कितना है 3/2। इसका मतलब हम फॉर्मूला लगेंगे N1I1 प्लस N2I2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू R इंटू टी। अब स्टूडेंट इसका Hg प्लस का एक ही आयन है तो I कितना होगा, इसका भी 1, और ये डिसोसिएट नहीं करता फर्दर तो इसका भी I कितना है 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 3/2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू RT। आंसर कितना होगा 2/5 RT। करेक्ट। सो ये क्वेश्चन था बेस्ड था स्टूडेंट थर्ड केस ऑफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट और सेकंड केस का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था, ये किस पे, ये कौन सा था, थर्ड केस पे था, राइट। यहीं पे स्टूडेंट एक फोर्थ केस भी बन सकता है क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। फोर्थ केस क्या है स्टूडेंट, अगर समझ लीजिए दो रिएक्टिंग सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, क्या फॉर्म हो जाए, प्रेसिपिटेट, तो क्या होगा स्टूडेंट, याद रखेंगे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सॉलिड बन के। और प्रेसिपिटेट हम पहले जानते हैं कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे या फिर स्टूडेंट कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो तो जो प्रेसिपिटेट होंगे उसके मोल्स आप काउंट नहीं करेंगे। कितने मोल्स काउंट करेंगे उसके, 0। क्यों, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट होगा इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन स्टूडेंट आता है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर पे जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन, जो ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बेस्ड है क्या है, जब 2 रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को हम ऐड कर रहे हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो जहां हमने 3 केस लिखे थे ऑस्मोटिक प्रेशर का, वहां पे आप फोर्थ केस भी मेंशन कर लीजिएगा, क्या है, व्हेन 2 रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। करेक्ट है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। 2 लीटर ऑफ 1 मोलर AgNO3 इज मिक्स विद 2 मोलर 3 लीटर NaCl, कैलकुलेट पाई। ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट क्या है, AgNO3 की हमने रिएक्शन लिख ली, NaCl गिव्स NaNO3 और AgCl। AgCl हमें पता है स्टूडेंट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका मतलब AgCl के हमें जितने भी मोल्स बनेंगे वो हमें काउंट नहीं करने हैं, करेक्ट, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट है और प्रेसिपिटेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो देखिए AgNO3 के कितने मोल्स हैं 2 इंटू 1 तो 2 और 3 2 जा 6 कितने 6। रिएक्शन बैलेंस है स्टूडेंट, इसका अंदर लिमिटिंग एजेंट कौन है, AgNO3, तो वो 0 हो गया। NaCl कितना हो गया 4 और NaNO3
अब ये 4 तो कितने NaNO3 कितना बनेगा स्टूडेंट 2 और AgCl भी कितना बनेगा 2, बट AgCl के मोल्स काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है क्या, 4 मोल्स तो किसके हैं NaCl के और 2 मोल्स कितने हैं NaNO3 के। AgCl को हम काउंट नहीं करेंगे और AgNO3 तो खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब हम फार्मूला लगाएंगे मोल्स मिलके, तो I1 इंटू N1 प्लस I2 इंटू N2 R इंटू टी अपॉन V1 प्लस V2। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है, 4 इंटू 2 NaCl का और NaNO3 का 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू RT। तो पाई कितना मिला 12/5 RT। करेक्ट स्टूडेंट, आपको क्लियर होगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन, राइट। स्टूडेंट एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आप ऑस्मोटिक प्रेशर में आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा जहाँ आपने नोट्स बनाए होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। सपोज स्टूडेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, करेक्ट है, और इधर C1 कंसंट्रेशन है, इधर C2 कंसंट्रेशन है, राइट, क्लियर है। और अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो क्या निकाला था, I इंटू CRT, करेक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जब यहाँ पे क्या है C, ये तो तब फॉर्मूला होगा जब एक तरफ सॉल्वेंट हो यूज़ करेंगे और एक तरफ क्या हो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी 0 होगी, राइट। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब मेम्ब्रेन के एक तरफ सॉल्वेंट हो और दूसरी तरफ क्या हो सॉल्यूशन हो। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों तरफ सॉल्यूशन हो अगर आ जाए तब कैसे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ले लेना है। क्या करना है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस। दिस मीन्स ये C1 है और ये C2 है, जो भी ज़्यादा होगा, लेट्स सपोज C1 ग्रेटर देन C2 है, तो जब आप पाई कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या लेना है, C1 माइनस C2 इंटू R इंटू टी, मतलब आपको डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ले लेना है। करेक्ट है, क्या है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन करना है, करेक्ट। सो ये प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा, ये केस तब ये फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का जब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या हो सॉल्यूशंस हो ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तब आप क्या फॉर्मूला लगेंगे, C1 माइनस C2 इंटू R इंटू टी, करेक्ट, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन इंटू R इंटू टी, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। थैंक यू।